What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जब शब्द फैमिली बोला जाता है ना, इसका मतलब होता है पूरा परिवार। और परिवार जो होता है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट किया जाता है एक माता पिता के द्वारा। पर लेकिन सोचिए, आप लोगों ने बचपन में कई बार अपने माँ बाप से डांट खाई होगी, कई बार थप्पड़ भी खाए होंगे। पर लेकिन सोचिए, अगर बच्चे उल्टा माँ बाप पर हाथ उठा दें तो कैसा रहेगा? आप लोगों को लगता है कि ये एक ऐसी चीज नहीं हो जाएगी कि इंसान जिसने, एक माँ जिसने 9 महीने तक एक बच्चे को पेट में रखा और 9 महीने तक रखने के बाद में उसको इतना बड़ा पाला पोसा इस लेवल पर लाकर बैठा दिया और वो अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा रहा है? तो ऐसा ही एक केस देखने को मिला अभी दिल्ली के अंदर में। एक 76 यानी कि यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि 76 साल ओल्ड एक वुमेन थी, एक औरत थी, जिसके बेटे ने उसके ऊपर हाथ उठाया और उसकी जान चली गई। आप लोगों को क्या लगता है, ये चांटा मारने से जान गई इस औरत की, या फिर एक आप लोग बोल सकते हैं कि उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक बेटा जो है वो मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? एक नहीं ना अटैक आ गया कि ये कितना सदमा लग गया कि मेरे बेटे ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। तो कौन सी बात आप लोगों को इनमें से लग रही है? तो देखिए यार, माँ बाप जो होते हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि धरती पर अगर आप लोगों को इनसे कोई ज्यादा रिस्पेक्टेड चीज, आप लोग बोलते हैं ना कि एक इंसान बोलता है कि भगवान ढूंढना है, तो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि अगर भगवान के दर्जे में, गुरु के दर्जे में या किसी भी दर्जे में सबसे ऊपर अगर बात करें तो आते हैं हमारे माँ बाप। पहले नंबर पर माँ बाप आते हैं, दूसरे नंबर पर बोला जाता है गुरु को, और तीसरे नंबर पर बोला जाता है भगवान को। क्योंकि माँ बाप के अंदर जो गुरु होते हैं वो सबसे पहले अपने जो गुरु माने जाते हैं वो माँ बाप ही माने जाते हैं। तो ये माना जाता है कि एक तरीके से ये मार्गदर्शन का काम स्टार्टिंग से ही एक माँ जो है वो बच्चे के लिए और माँ बाप जो है बच्चे के लिए करते हैं और उसी तरीके से वो आगे बढ़ता है। तो सोचिए, अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिले और वो भी 3 लोगों के बीच में लड़ाई हुई, एक साइड में मदर थी, एक साइड में बेटा था और एक साइड में उसकी वाइफ थी, इनके बेटे की वाइफ थी। तो वो जो वाइफ थी वो भी आगे चलकर मदर बनने वाली है। जब ऐसी हरकतें उसके बच्चे देखेंगे तो आगे चलकर उसके साथ भी सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो लोग जो है अपने बारे में भूल जाते हैं कि वो भी आगे चलकर माँ बाप बनने वाले हैं। सोचो एक मिनट के लिए कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, माँ बाप परेशान रहते हैं, बचपन में कितनी बार जगते हैं रातों को कि बेटा जो है, बच्चा जो है सो जाए। और खासकर सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे क्या लगती है आज की सोसाइटी में, जो बेटे को लेकर जो इतनी ज्यादा एक टैबू बना है कि हाँ बेटा होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि फैमिली में अगर बेटा नहीं होगा तो डायनासोर की प्रवृत्ति रुक जाएगी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाली जनरेशन चेंज हो जाएगी, यानी कि धरती पर बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। पर लेकिन वही बेटा फिर आगे चलकर ऐसी हरकतें करता है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर बेटी ही काम आती है। तो ऐसी भी बात आप लोग देखते हैं आज के डेट में। कंडीशन जो है सोसाइटी में ये बड़ी ही इरिटेटिंग लगी जब मैंने ये न्यूज पढ़ी। मैंने कहा यार, किस तरीके की कंडीशन होती जा रही है आज के डेट में। और ये सिचुएशन आप लोग देखते हैं, ये मैक्सिमम जगह जब कोविड-19 के केसेस चल रहे थे तो उस टाइम पर भी काफी सारे ऐसे केसेस निकाल कर लेकर आए। कई सारों ने तो अपने बूढ़े माँ बाप जो है उनको घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। ऐसे भी केसेस देखने को मिले। मतलब इससे अच्छा तो बच्चे हो ही ना यार। ऐसे माँ बाप ये सोचते होंगे बेचारे कि इससे अच्छा तो बच्चे पैदा ही ना करते तो वो ज्यादा बेटर रहता। आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में? आप लोग बताइएगा कि क्या इस तरीके के सोसाइटी में लोगों को रहने की जरूरत है? इस तरीके के लोगों को तो सोसाइटी में भी नहीं रहना चाहिए। मूवी देखी आप लोगों ने बागवान? तो उसमें कहता है कि अगर बच्चे ऐसे होते हैं तो हम खुश हैं कि हमारे बच्चे नहीं है, ठीक है। तो वो कंडीशन आप लोग देखते हैं, वो उसी तरीके की कंडीशन उस मूवी में दिखाई गई है। और ये मैक्सिमम जगह आप लोगों को रियलिटी देखने को मिलेगी आज के डेट में। ये बात मैं फिर से बोलूंगा, एक माँ बाप मिलकर 100 बच्चों को पाल लेते हैं, पर लेकिन 100 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। क्या जमाना आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है हमारी जो दिल्ली है कैपिटल। पहले स्टार्टिंग में न्यूज डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट, और उसके बाद में फिर हम लोग डिटेल में यहाँ पर कुछ जानेंगे जो कि बेसिकली आर्टिकल होंगे। और एक आज इतना प्यारा आर्टिकल है यार जिसको पढ़कर दिल खुश हो गया। बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप लोगों को कुछ फ्यूचर में लेकर चलूंगा और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, आज आप लोगों को जादू दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो बात की जा रही है दिल्ली के बारे में बात की जा रही है, फिर से हमारी दिल्ली का जो माथा है वो गर्व से ऊंचा हो गया, उनके सीना चौड़ा हो गया। किसमें? पोल्यूशन के मामले में। सेकंड ईयर कॉन्टिन्यूअसली हमारी जो कैपिटल है वो यहां पर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिल रही है ये सेकंड ईयर। तो सोचने वाली बात है कि सिचुएशन क्या है यहां पर। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखिए तो लास्ट ईयर के बारे में अगर आप लोग बात करिए, हमारी कंट्री के बारे में लास्ट ईयर भी सिचुएशन थी, अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है 15% का। ये बोला गया पार्टिकुलेट जो मैटर है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं 2.5। ये जो रैंकिंग तैयार की गई यहाँ पर कि दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रही वर्ल्ड में। तो इसमें बोला गया कि ये IQ एयर, एक स्विस एयर क्वालिटी जो बेसिकली टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ये डेटा तैयार करती है, इसके द्वारा यहाँ पर ये डेटा तैयार किया गया है। इंडिया अगर ओवरऑल आप लोग देखेंगे तो 3rd रैंक पर रहा। पहले रैंक पर है बांग्लादेश, दूसरे
दूसरे रैंक पर है पाकिस्तान और तीसरे रैंक पर है इंडिया। और अगर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा हालांकि आप लोगों को सोचने में अटपटा लगेगा, अटपटा क्या अच्छा भी लग सकता है, अगर 1947 से पहले आप लोग जाइए, हमारी कंट्री थी पूरी, उसमें बांग्लादेश भी था और पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था, तो मोटे मोटे तौर पर बोले तो पूरा भारत जो है वो टॉप पोजीशन पर है अगर आजादी से पहले की आप लोग बात करें पोल्यूशन के मामले में। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर देखते हैं, जो चाइना है वो 11th पोजीशन पर यहां पर देखने को मिल रहा है लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। तो इस तरीके से कंडीशन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पोल्यूशन की सामने निकल कर आ रही है, कोविड-19 के टाइम पर ये काफी डाउन देखने को मिल रही थी और आज की डेट में अगर देखिए फिर से सिचुएशन ऐसी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि फिर से हम लोग उसी पैटर्न में आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पे भी कुछ डेटा आप लोगों के सामने दे रखा है, सॉरी एक छोटी सी गलती कर दी, ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी नहीं, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, मतलब जितनी भी कंट्री की कैपिटल है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, सिटी नहीं है, सिटी में तो मोस्ट पोल्यूटेड में यहां पर ये है होटन, चाइना की सिटी है जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। हमारी गाजियाबाद के माथे पर तमका लगा हुआ है दूसरे नंबर का, जो सबसे पोल्यूटेड की कैटेगरी में यहां पर आता है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये दो टॉप में अगर आप लोग देखेंगे यहां पर जो सबसे टॉप पर, ये याद रखिएगा आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, कई सारी ऐसी सिटी के नाम दे देंगे और आप लोगों से यहां पर पूछ लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया यहां पर होना चाहिए। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहां पर बुलंदशहर के बारे में बात की जा रही है, ये आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है जलालपुर, बेसिकली ये अलग अलग सिटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यहां पर बिसरक, इसी के साथ में भिवांडी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, ये लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, जिंद, हिसार, समझ रहे हैं आप लोग यहां पर कि कॉज ऑफ कंसर्न क्या है। मोस्ट अगर बात करेंगे आप लोग 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हैं, तो उसमें से 13 सिटी जो है वो हमारी है और 2 चाइना की हैं। तो यहां से आप लोग देखते हैं कि हम लोगों की कंडीशन कैसी है, यानी कि 15 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी अगर वर्ल्ड में आप लोग उठाएंगे तो उनमें से 13 इंडिया की हैं और 2 चाइना की हैं। और मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल में अगर आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल जो है वो वर्ल्ड में इंडिया है और सेकंड ईयर लगातार ये खिताब हम लोगों को मिला है। तो बधाई हो, पोल्यूशन हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए सारी चीजें हम लोग की वजह से ही, अगर थोड़ा सा हम लोग सुधरेंगे तो ये चीजें सुधर जाएंगी। आगे चलते हैं और वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। वैक्सीन जो है अभी हमारी कंट्री से ऑल ओवर वर्ल्ड को प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उसमें ये बोला गया कि जो वैक्सीन हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने खर्चे पर दे रहे हैं। तो यहां पर कई सारी ऐसी भावनाएं निकलकर सामने आई कि हमारी कंट्री दूसरी कंट्री को वैक्सीन दे रही है, दवाई दे रही है, और हमारी खुद की कंट्री में लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो ये कई सारी ऐसी बातें देखने को मिली थी। तो यहां पर अभी बोला गया कि वैक्सीन जो भारत को प्रोवाइड कराई जा रही है वो हम लोग अपने खर्चे पर नहीं दे रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है पुणे के अंदर, तो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि अलग अलग कंट्री के द्वारा कि हमको इतनी वैक्सीन देना, तो उस तरीके से है। तो ये क्लैरिफिकेशन निकल कर आया, पर लेकिन जो भी है हमारी कंट्री के लोगों भी जो दवाई मिलनी चाहिए, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बात बोली भी गई थी कि देखिए एक तो हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री को कुछ को दवाई मिल रही है और कुछ ने दुनिया भर की दवाई खरीद ली है। एक हो गया फिर अगर कंट्री के अंदर ही आप लोग घुसेंगे तो कुछ एरिया ऐसे हैं जिनको दवाई मिल रही है और कुछ एरिया ऐसे जिनको 2-2 भी डोज मिल चुके हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है इसका ध्यान थोड़ा सा हम लोग को रखना पड़ेगा। दूसरा यहां पर इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी मैं डिस्कस करूंगा। यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो पुराने आईआईएम हैं, ठीक है, वो पीछे रह गए हैं नए आईआईएम के कंपेयर में, जो कोटा रूल है उसको इंप्लीमेंट करने में। लेस देन 10% जो फैकल्टी है वो रिजर्व ग्रुप से देखने को मिल रही है। ये आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा यहां पर रिवील किया गया है। अगर आईएम के बारे में बात करें यहां पर तो सबका डेटा दे रखा है, नागपुर, कोलकाता, लखनऊ, अमृतसर, उदयपुर, बंगलोर, तो सारे का आप लोग यहां पर देखते हैं। आप लोगों की सिटी में भी क्या कोई आईआईएम है? अगर है तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आपकी सिटी में आईआईएम है तो अच्छी बात है। चलिए जो भी है देखते हैं क्या कंडीशन आगे बनती है। इसके बारे में जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो और डिटेल में बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन क्यों देखने को मिल रही है कि यहां पर जो फैकल्टी की जो पोस्ट भी है कई सारी आप लोग खाली देखने को मिलती है, ठीक है। अगर बात करें तो यहां पर बात की जा रही है एक वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के बारे में। तो अगर आप लोगों से पूछे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहां कंस्ट्रक्ट किया, किसके रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और किस राज्य के अंदर, राज्य के आज के दिन यूनियन टेरिटरी आप लोग बोल सकते हैं, तो यह जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और रिवर कौन सी है? रिवर है चेनाब। तो याद रखिएगा चेनाब रिवर के ऊपर वर्ल्ड का हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसी का इंस्पेक्शन चल रहा है और ऑन ट्रैक यहां पर काम चल रहा है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। म्यांमार जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसमें अभी रिसेंटली एक मिलिट्री कू किया गया, जिसके चलते जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई जो गवर्नमेंट थी, उसको उठाकर बाहर फेंक दिया वहां की मिलिट्री ने। तो उसके चलते बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारी कंट्री में आ गए, क्योंकि हमारी कंट्री का जो बॉर्डर है वो टच करता है म्यांमार के साथ में, और म्यांमार के साथ में जो बॉर्डर टच करता है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसके चलते कई सारे लोगों
ने हमारी कंट्री में आके शरण लिए, तो हमारी कंट्री में अभी ये बातें निकल कर आ रही है, कई सारे लोग ये बोल रहे हैं खासकर बॉर्डर एरिया वाले कि इंडिया को इसके खिलाफ में आवाज उठानी चाहिए, पहली बात। दूसरी है कि जो लोग हमारी कंट्री में आ चुके हैं उनको रिटर्न नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिटर्न करने का मतलब है कि उनको डायरेक्ट वो नहीं कहते कि एक तरीके से उनको नरक में धकेल देना, क्योंकि जाति उनके सर जो है वो कलम कर दी जाएंगे वहां पर आर्मी जिस तरीके से आज के में कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यही अभी चीज जो थी राज्यसभा के अंदर 0R के अंदर डिस्कस की गई, ठीक है। तो यहां पर जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसके द्वारा यहां पर राज्यसभा के अंदर ये क्वेश्चन इस तरीके से उठाया गया। आप लोगों की क्या राय है अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या इन लोगों को वापस भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हम लोग अपने आप को एक लीडर कंट्री बोलते हैं। अगर लीडर कंट्री अपने पड़ोस में इस तरीके की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो कैसे लीडरशिप रह गई। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि रूल कर्व क्या है यहां पर ये और कहां पर इसको यूज किया जाता है। तो ये नॉर्मली बांध यानी कि जो डैम है उसके अंदर यूज किया जाता है, और रूल कर्व जो है यहां पर अभी एक इशू बना हुआ है, तो इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर बेसिकली इसके ऊपर इशू उठाया। रूल कर्व क्या काम करता है, बेसिकली जो रूल कर्व है ये डिसाइड करता है जो फ्लक्चुएटिंग जो एक तरीके से उसका जो मतलब जो पानी कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, तो जो एक तरीके से जो स्टोरेज लेवल है जो रिजर्वायर के बांध के अंदर कितना पानी है, तो यहां पर रूल कर्व के बेस पर डिसाइड किया जाता है। और ये एक तरीके से जो गेट ओपन करने का जो शेड्यूल है, पानी कितना हो गया वो ओपन करना नहीं करना है, ये भी रूल कर्व डिसाइड करते हैं। इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो ये जो सेफ्टी मैकेनिज्म है ना एक तरीके से डैम की, तो उसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोर सेफ्टी में अगर बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि तमिलनाडु ने ब्लेम किया है केरला को कि डिले कर रहे हैं यहां पर फाइनलाइज करने के लिए रूल कर्व का, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर अभी आप लोग याद रखिएगा। तो ये है यहां पर जो बेसिकली आप लोगों से बात की गई मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, ठीक है। आप लोगों से चलिए क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं यहां पर, मुल्ला पेरियार डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जाकर सर्च कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में कई बार पह रहता है, काफी पुराना डैम है ये, कई बार पहले भी इसके बारे में डिस्कस चीजें की जा चुकी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, पार्लियामेंट के अंदर बोला गया है कि दूसरी कंट्री को हमारी कंट्री के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, या फिर किसी भी वर्ल्ड की पार्लियामेंट को किसी दूसरी कंट्री का इंटरनल इशू डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये कहां से बात निकल कर आई, जब यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा जो फार्म प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री में किसान, उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो यहां पर देखिए ये तो वही बात हो गई कि आज की डेट में जो म्यांमार के अंदर जो हरकतें चल रही हैं वो इतने लार्ज स्केल पर चल रही हैं कि उसके बारे में कोई डिस्कस ही ना करो, उनका इंटरनल इशू हो गया। तो एक हद तक चीजें रोकी जा सकती हैं, पर लेकिन अगर हद पार हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। बोलना चाहिए अगर इंटरनली आप लोग उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए इतने दिनों से यहां पर किसानों की जो कंडीशन यहां पर है, इतने दिनों से किसान जो है इस तरीके से बाहर पड़े हुए हैं, तो ये सिचुएशन इवन बहुत सारे किसानों की जान भी जा चुकी है, उसके बारे में कोई डेटा नहीं निकल कर आ रहा है। अभी बच्चों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया काफी लार्ज स्केल पर, आप लोग देख रहे हैं कि कितना लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है जॉब को लेकर, तो तब जाकर कुछ जॉब कुछ राज्य ने निकालनी स्टार्ट करी है। बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके बारे में बात ही ना करो, वैकेंसी घटती जा रही है उनके बारे में बात ही ना करो। तो एक हद होती है, अगर वो थोड़ी सी क्रॉस होने लगे तो देखिए फिर समझना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है। आखिर आज के डेट में जो लोग हैं इतने सारे बच्चे पढ़ पढ़कर बाहर निकल रहे हैं, मतलब क्या रह गया उस पढ़ाई का, अगर उनको एट द एंड ऑफ द डे जॉब नहीं मिल पा रही है किसी भी तरीके से, तो इस सिचुएशन के बारे में कुछ तो अरेंजमेंट करना चाहिए। आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी जो बिना आनंद फानन में मतलब नॉर्मल जनता सड़कों पर मर रही है और फालतू की बात बोलने वालों को बहुत अच्छी खासी जेट प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि माहौल किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो देखिए एक हद होती है, जो पार होने लगती है तो फिर कंडीशन खराब होने लगती है। तो ऐसी चीजें हैं, थोड़ा नॉर्मल चलना चाहिए। तो ये तो अपने आप इश्यू निकालो, वरना अगर दो परिवार किसी परिवार में लड़ाई हो रही है, अगर आप लोग सोल्यूशन नहीं निकालोगे तो पड़ोसी आकर झांकेंगे ही झांकेंगे। तो इससे अच्छा आप लोग सोल्यूशन निकाल लो, बात कर लो बैठकर कि क्या सोल्यूशन इसका निकाला जा सकता है। पर लेकिन दोनों ही तरीके से चीजें अड़ी पड़ी हैं, तो देखते हैं कंडीशन कहां जाकर रुकती है। सीआरपीएफ के बारे में बात की जाए तो इसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और दूसरा एनएसजी जो है बेसिकली, और सीआरपीएफ है जिसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं। इनके दोनों की चीफ की पोस्ट अब तक खाली पड़ी हुई थी, तो इनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो आईपीएस जो यहाँ पर कुलदीप सिंह है, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया जा रहा है। किसका? ये सीआरपीएफ का, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। तो कई बार आप लोगों से वनडे टाइप जो एग्जाम होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर आईपीएस एमए, यहाँ पर बेसिकली ये 1986 बैच के जो आईपीएस ऑफिसर हैं गणपत, ठीक है। तो इनको उत्तराखंड कैडर के हैं, इनको अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो अभी इनको जो डायरेक्टर जनरल बनाया जा रहा है, तो ये भी पोस्ट जो है ये खाली पड़ी हुई थी। तो ये दोनों पोस्ट अभी भरी जा रही हैं। आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी चीफ की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, और अगर उस घर में जो बेसिकली उन्हें बोलते हैं कि घर का मालिक नहीं बोलेंगे, बेसिकली क्या बोलते हैं, घर का मुखिया मुखिया जो है घर का, अगर वही नहीं है तो फिर वो घर कैसे आगे बढ़ेगा, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट ये इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर
आप लोगों को पता है अभी हम लोग जो डेटा यूज करते हैं 2011 के सेंसस के बेस पर यूज किया जाता है। अब नया सेंसस जनगणना जो है वो 2021 के आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, तो इसी के चलते डेटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि सेंसस का जो इंटरिम डेटा है वो 2024 तक सामने निकल कर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से क्या सिचुएशन बनती है। और सबसे जो बुरी बात, सबसे एक बुरी बात आप लोग बोलिए, अच्छी बात बोलिए कि अभी 2019 में इलेक्शन है। ठीक है, तो फिर 2024 में इलेक्शन होंगे, तो उसके पहले जो चीजें निकल कर आना, तो थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल पर हो जाए तो वो देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पर लोकसभा के पोल होंगे तो उसका अलग इशू बनाया जा सकता है, अलग अलग लेवल पर उसके साथ में खेला जा सकता है। तो कई सारी ऐसी कंडीशन रहती हैं। चलिए जो भी है, पर जिस तरीके से निकल गए, पर डेटा जो आएगा अब काफी कॉम्प्रिहेंसिव होगा, अच्छी तरीके से डिजिटल चीजों का यूज किया गया, तो एक अच्छा डेटा निकल कर आएगा। ठीक है, अगर ये सेंसस जो अभी निकल कर आ रहा है, जो अभी हमारा, तो ये 2021 का सेंसस होगा। ठीक है, सेंसस जो होता है वो एक तरीके से 10 साल में, एक डेकेड में एक सेंसस निकाला जाता है। आप लोगों से अगर पूछे आजादी के बाद का ये कौन से नंबर का सेंसस होगा, तो ये आप लोग बताइए, पता है इसके बारे में? और सबसे पहला सेंसस कब प्रस्तुत किया गया था, इसके बारे में भी आर्टिकल भी आने स्टार्ट होंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो डिस्कस करेंगे। G23 के बारे में बात की जा रही है। G20 के बारे में तो आप लोगों ने सुना है, ये G23 है। कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप है G23, जो यहां पर जो कांग्रेस की जो प्रेसिडेंसी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी साहब के द्वारा यहां पर एक कमेंट किया गया कि ये हमारी कंट्री, हमारी पार्टी की डेमोक्रेसी की बात है, कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, इसीलिए G23 जैसा ग्रुप बन गया, वरना दूसरी पार्टी में कोई G23 बनाकर दिखाओ तो मानो इनके द्वारा मजाक किया गया। पर लेकिन ये भी तो बात है कि आपकी पार्टी में आज तक कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कोई दूसरी पार्टी का कोई दूसरा पर्सन आकर चीफ बन गया होगा। यानी देख रहे हैं कि आप लोग खुद ही गुंडली मारी बैठे इतने लंबे समय से इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अंदर से डेमोक्रेटिक एक प्रोसीजर लेकर आओ ताकि कोई और भी चीफ बन सके। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप ही पूरा परिवार ही बस पूरी जिंदगी चीफ बना रहेगा यहाँ पर, तो ये भी गलत बात है। यहाँ पर इस मामले में बीजेपी आप लोग को एक अच्छी पार्टी बोल सकते हैं, हालांकि यहाँ पे आगे चलकर चीजें जो है कंट्रोल की जाती है काफी लार्ज स्केल पर लेकिन फिर भी कम से कम कोई नीचे से चलकर ऊपर आकर पोस्ट पर आके तो बैठ रहा है, तो वो एक अच्छी चीज लगती है उस पर्टिकुलर पार्टी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो हर एक पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां और खामियां हैं, तो ये सारी चीजें कम से कम पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी काफी ज्यादा जरूरी है, तभी तो देश के अंदर डेमोक्रेसी ला पाएंगे। खुद की पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है तो ये बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। यूके के बारे में बात की जा रही है, जो बोरिस जॉनसन साहब है यहाँ पर, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी कंट्री में 26 जनवरी पे तो आ नहीं पाए, अब यहाँ पर अप्रैल के महीने में ये विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके चलते देखते हैं क्या कंडीशन बनती है पोस्ट ब्रेक्जिट। अभी ब्रेक्जिट हो चुका है, ब्रेक्जिट होता है जो यूके का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना। तो यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर थे, आज के में 27 मेंबर यहाँ पर रह गए हैं। तो इसके चलते अभी अपने जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक अच्छे लेवल पर लेकर चल रहे हैं, और खासकर इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। तो इंडो पैसिफिक के बारे में हम लोगों ने अभी क्वाड ग्रुप के बारे में बात की, तो अब ये देखते हैं किस तरीके से एंट्री करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर, चाइना के ऊपर बेसिकली अभी जो जिंगजियांग रीजन है, डिटेल में मैंने डिस्कस किया था जिंगजियांग रीजन, आप लोगों से मॉर्निंग में जो वीडियो आती है उसमें भी डिस्कस किया था, और इस वीडियो में भी डिस्कस किया था। जिंगजियांग रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पर चाइना जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, और उसके चलते उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो जिंगजियांग रीजन को लेकर अभी यहां पर यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, सैंक्शन लगाने की बात की गई है चाइना की कई सारे जो मेंबर हैं पॉलिटिकल पार्टी के। तो बीजिंग ने वॉर्न किया कि अगर ये हुआ तो फिर हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में इंटरनेशनल सिनेरियो में काफी कुछ चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब कहां पर जाकर चीजें रुकेंगी तो उसके बारे में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आगे। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू यहां पर जो न्यूज़पेपर का। अब डिटेल में एडिटोरियल डिस्कस करूंगा, काफी सारे एडिटोरियल हैं, पर लेकिन उससे पहले मैप बेस्ड क्वेश्चन बात की जा रही है यहां पर आइबेरियन पेनिनसुला के बारे में। जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, और बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर के अंदर। तो आइए पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है। सबसे पहले बहुत प्यारा, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा। कभी कभी जो इतना अच्छा लगता है आर्टिकल जो दिल को छूकर जाता है, तो यहां पर ये वाला आर्टिकल लगा मुझे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फायदे और क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर क्या इंपैक्ट है वो भी जानेंगे, और इस तरीके से कई सारे एंगल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई बार इस तरीके से ऐसे भी बन जाता है, क्वेश्चन भी बन जाता है, और इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं। तो डिटेल में जानेंगे इसके बारे में कई सारी बातें। ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी आएगा लिखने के लिए, तो वो भी आप को अटेम्प्ट करना है। हमारी कंट्री में जो सीबीआई है तो ये कुछ अच्छे भी काम करती है, पर लेकिन कई बार नेगेटिव चीजें से भी यहां पर ये न्यूज में देखने को मिलती हैं। तो इसके फॉर्मर डायरेक्टर के द्वारा आर्टिकल लिखा गया, तो अच्छी बातें हैं कुछ जानेंगे, और कुछ बुरी बातें वो भी समझेंगे सीबीआई के बारे में।
ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली जो मैंने अभी एजुकेशन के बारे में बताया कि जो पोस्ट खाली पड़ी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें समझेंगे क्या क्या चीजें एजुकेशन सिस्टम में आखिर जो रिजर्वेशन रहता है उसमें क्या क्या बातें की जा रही है, तो समझेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर जो वैक्सीन से रिलेटेड डे के बारे में, तो उसी से रिलेटेड हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे कि हेल्थ को लेकर क्या क्या चीजें जो इंप्लीमेंट की जा सकती है। ये भी बड़ा प्यारा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, इंडिया और जो यूएसए है उसके रिलेशन को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। तो इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, तो मुझे लगता है कि कई सारे अच्छे पॉइंट आप लोगों को यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर ये है कार्टून, इसके बारे में जानेंगे। और डेटा पॉइंट दे रखा है यहां पर किसके बारे में, कोविड-19 के बारे में तो नहीं देखेंगे। ये जो दोनों आर्टिकल है ये अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करें, तो इनको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम से जाकर सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी बिना टेंशन के, और यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कार्टून दिखाता हूं। ये कार्टून जो है यहाँ पर हमारी कंट्री की जो कंडीशन है अर्थव्यवस्था को लेकर उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर ये ऊंट बैठा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, ये लिखा हुआ है ILFS। ILFS क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, जो रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी, इसकी खस्ता हालत हो गई थी। तो उसी का जो ऊंट है वो बैठा हुआ है। ये नाम देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करती है कंट्री के अंदर में। तो यहाँ पर इस ऊंट के ऊपर बैठी हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है DFI को लेकर। DFI क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उसकी तरफ को इशारा किया जा रहा है। ये क्या करते हैं, बेसिकली फाइनेंस करने का काम करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां से कुछ हाथ लगेगा। वैसे तो आसपास वाले रीजन में आप लोग जानते हैं NPA है, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन यहां पर पैसा लेकर भाग जाए और इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट मूल भी ना दे। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं अभी जो मालवीय और नीरव मोदी टाइप के आदमी हो गए, इसी तरीके से। रिसेशन है, रिसेशन आप लोग जानते हैं जब मंदी आ जाती है तो रिसेशन काफी बुरी कंडीशन बात करता है। और अभी हम लोगों ने टेक्निकल रिसेशन देखा। ये क्वेश्चन बन सकता है, टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, जब 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में हमारी कंट्री में नेगेटिव, जो हमारी कंट्री में क्या बेसिकली नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। जिससे पहले 24 थी नेगेटिव ग्रोथ, फिर -7 के लगभग आ गई। तो 2 कंटिन्यूअस क्वार्टर यानी कि लगभग लगातार 6 महीने तक जब नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिले तो उस टाइम पर उसको टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। क्वार्टर 3-3 महीने के 4 होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल हो गए 12 महीने और 4 क्वार्टर हो गए, तो 12 महीने के अंदर में। ठीक है, तो पहला जो क्वार्टर होता है ये आप लोगों को नजर आएगा, ये चलता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लेके तो अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, फिर आ जाएगा आगे जून से जुलाई अगस्त सितंबर, फिर हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 2 क्वार्टर में हमारी कंट्री में यानी कि 6 महीने तक लगातार नेगेटिव ग्रोथ रहा, तो टेक्निकल रिसेशन में आ गई। तो कंट्री की अर्थव्यवस्था को दिखाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे कार्टून के द्वारा। तो मुझे लगता है कि 40 से 50 शब्द तो बड़ी आसानी से आप लोग इस कार्टून में से लिख सकते हैं, और जो भी SSB वगैरह देने जाएंगे उनके लिए काफी फायदा पहुंचाएगा। इसको जरूर थोड़ा सा ट्राई किया कीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं और उसके बारे में फिर आप लोगों को और भी चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, बात की जा रही है कि विदाउट एथिकल गार्ड, यानी कि अगर आप लोग एक नैतिक रक्षा नहीं रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो ये और ज्यादा वाइड कर देगी सोशल और इकोनॉमिक गैप। आजकल में हमारी सोसाइटी में ना जो अमीरी और गरीबी का जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ा देगी, और ये इरिवर्सिबल होगा भाई साहब, यानी कि ऐसा होगा कि आप लोग इसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी का जो स्केल और जो रेट है ये डिस्क्रिमिनेशन लेकर आएगा सोसाइटी के अंदर में। तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है। लगभग 15 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं, 200 से 250 शब्द में इसको लिखेगा। तो काफी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी पिक्चर दिखाकर आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग समझ जाएं। सबसे पहले तो अगर आप लोग यहां पर इसको देखिए, आज की डेट में अगर आप लोग अपनी कंट्री में क्या कहीं पर भी आप लोग जाएं, ये देखिए ये वाली पिक्चर आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। जब स्टार्टिंग में अगर जाएंगे, जब स्टार्टिंग में इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं होती थी, तो उस टाइम पर देखने को मिलता था कि हाँ नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टीम के इंजन चल रहे हैं, वाटर पावर काम चल रहे हैं, यानी कि उस टाइम पर ये आज के डेट में हम लोग बोलते हैं कि 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की कैटेगरी में हम लोग आ गए हैं। यानी कि आज की डेट में आप लोगों को बोलूं एक बात जो आप लोग सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो सकते हैं, इस पृथ्वी की सबसे डेवलप्ड स्टेज में जो आज के में आप लोग बोलिए सबसे शानदार टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आप लोग बैठे हुए हैं, इतना इंप्रूवमेंट आज तक मुझे नहीं लगता इस पृथ्वी पर कभी हुआ होगा। अब ह्यूमन की नॉलेज के हिसाब से अगर बात करें, अगर पहले हुआ और वो खत्म हो गया तो उसके बारे में अलग बात है, पर लेकिन इतने लार्ज स्केल पर इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ इस पृथ्वी के ऊपर अगर आप लोग बात करिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए खुशनसीबी है कि आप लोग बैठकर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और इतना एडवांस वर्ल्ड में आप लोग जी रहे हैं। वो किसकी वजह से, ये 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने भाप के इंजन या फिर पानी से चलने वाले जो मशीनें हैं उसके बारे में जाना। दूसरे इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है उसमें मास प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की, क्योंकि बिजली जो थी वो काम यहां पर करने लगी। तीसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है यहां पर ये ऑटोमेशन के ऊपर काम करने लगा, IT इंडस्ट्री और रोबोटिक्स वगैरह आ गई। अब यहां पर अगर देखिए आप लोग के सामने आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके का मशीन जो होती है उसमें जो इस लेवल पर आप लोग चीजों को डेवलप कर देते हैं कि वो इंसानों की तरीके से काम करने लगती है। जैसे आप लोग गूगल चैट बॉक्स में जाएंगे और किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहुंचेंगे तो वो आप लोगों को बोलकर बताएगा जैसे एक इंसान बताता है, ठीक है। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आज के डेट में आ गए, आज के डेट में जैसे कि कोई भी बहुत सारी मशीनें आप लोग यूज करते हैं, इवन आप लोग कुछ सर्च भी करते हैं अगर कहीं पर जाकर तो उसके बारे में पता चल जाता है कि क्या आप लोगों ने सर्च किया है। तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रही हैं। दुनिया भर की मशीनें आज के डेट में काम कर रही है। मुझे याद आता है जब मैं कॉलेज टाइम पर था तो मदर डेयरी का जो पावर प्लांट, मदर डेयरी का जो दूध का प्लांट है दिल्ली के अंदर, उसमें मैंने विजिट किया था, ठीक है। तो उस टाइम पर हम लोगों को दिखाया गया था कि किस तरीके से जो ऑटोमेशन काम करता है। तो उस टाइम पर ये देखा कि वो पूरा जो प्लांट था ना, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग उसको मिलकर चला रहे थे क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक था वहां पर। किस तरीके से एक बार दूध डाल दिया वहां पर लाकर, उसके बाद में कैसे कैसे चीजें आगे बढ़नी है, तो मैक्सिमम चीजें वहां पर ऑटोमेशन के बेस पर चल रही थी। वहां पर अगर इंसान लोग काम करने लगे तो दुनिया भर के लोग वहां पर लग सकते थे, पर लेकिन ऑटोमेशन जो है वो बहुत सारे जो लोगों की जॉब खा गया। या फिर इसका दूसरा भी वर्जन आप लोग देखते हैं, कंप्यूटर जब आए स्टार्टिंग में काफी सारे लोगों को लग रहा था कि यार जो लोग काम कर रहे हैं बैठकर ऑफिस में उनकी जॉब चली जाएगी। पर लेकिन देखिए ये जो इस तरीके का जो इंक्रीमेंट जो चीजें आती है ना, ये हमेशा उसकी जॉब खाकर जाते हैं जो अपने आप को अपग्रेड करना नहीं जानते हैं, जो पुराने ठर्रे पर चलते रहते हैं। जिस इंसानों ने, जिन लोगों ने कंप्यूटर सीखा वो फटाफट जॉब पाई। और इवन आज के लिए मुझे नहीं लगता कि मोबाइल और कंप्यूटर से ज्यादा जॉब कोई किसी को दे रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो यहां पर अगर इंसान जो है उन्हें कहते हैं समय के साथ में चलना, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर आप लोग आज अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि समय आप लोगों के लिए रुक के गएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, आ मेरे साथ आ यार, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे हाथी, मेरे साथी, मेरे साथ चल। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समय चुटकी में आगे निकल जाएगा आप लोगों को पीछे छोड़कर। अगर आप लोगों ने जरा सी भी लापरवाही बरती तो कोई ना कोई आप लोगों से आगे खड़ा मिलेगा आप लोगों को। तो ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि आप लोगों को अपने टाइम को कितने इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। 24 घंटे हर एक इंसान के पास में, तो आप लोगों को उन 24 घंटों के हिसाब से आपको अपने आप को मैनेज करना है। टाइम आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे, 24 ही घंटे कैसे मैनेज करोगे? 25 तो करोगे नहीं उसको, पर उन 24 घंटों को कैसे आप लोगों को यूटिलाइज करना है, तो आप लोगों को अपने आप को मैनेज करना है उन 24 घंटे के हिसाब से। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। आर्टिकल में आगे चलते हैं, कई सारी प्यारी प्यारी बातें आप लोग देखेंगे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है जो कि एक राइटर जिनका नाम है कैल कैपे, ठीक है। तो इनके द्वारा पहली बार मेंशन किया गया था ये चीज, जो बेसिकली कंट्री है उसके जो निवासी हैं, एक राइटर है इनके द्वारा पहली बार मेंशन किया गया था रोबोट के टाइम पर 1920s में, ठीक है। और आज के दिन में हम लोग कहां खड़े हैं? 2021 में। तो लगभग 100 साल पहले आप लोग बोल सकते हैं इनके द्वारा यहां पर इसके बारे में बात की गई थी। आज की डेट में अगर बात करें, जो इंटेलिजेंस जो मशीन है जिसके बारे में उस टाइम पर बात की गई थी, आप लोग देखते हैं कैसा रहेगा अगर रोबोट जो है वो पुलिस का काम करने लगे। यानी कि पुलिस में कोई भर्ती नहीं निकलेगी, सारा काम रोबोट करेंगे कंप्लीटली, जो भी चीजें होती हैं। इसी के साथ में कैसा रहेगा अगर जो चाइल्ड केयर फैसिलिटी है या फिर एल्डरली जो केयर फैसिलिटी है, कोई और सारे काम जो है बूट करे, यानी कि रोबोट करें। कैसा रहेगा अगर सारे जो इंटेलिजेंस के जो काम है एक तरीके से सारे ये करे और एक तरीके से मशीन जो है हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस हो जाए। तो अगर रजनीकांत की रोबोट मूवी आप लोगों ने देखी होगी तो इस चीजों को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। उस मूवी में दिखाया गया कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप लोग एक मशीन को इतनी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं कि वो इंसान से ज्यादा ताकतवर बन जाए, तो वो इंसान की जो प्रवृत्ति है ना इस धरती पे से खत्म कर सकता है। इसी के बारे में इलोन मस्क का एक इंटरव्यू में सुन रहा था जो जैक मा के साथ में, तो उससे पूछा गया उस टाइम पर इलोन मस्क साहब से कि आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि चीजों को किस तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो मुझे पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे जाने वाली है और बढ़ भी रही है, पर लेकिन आने वाले टाइम पे मुझे एक चीज और पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर न पहुंच जाए कि आप लोग उसको कंट्रोल न कर सको। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने वाली एक ऐसी चिप बना रहा हूं इंसान के माइंड में लगाकर कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो द्वारा डिवाइस बनेगी उससे ज्यादा ताकतवर इंसान देखने को मिले। यानी कि थोड़ा सा आगे जाकर हम लोग को चीजों को देखना पड़ेगा, तभी हम लोग एग्जैक्टली क्या चीजें हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी बोला जा रहा है, इसमें आप लोगों को इसका पार्ट नजर आएगा जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका अभी रिसेंटली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला। एक्सपोनेंशियल कैसे होता है? जैसे ऐसे नहीं कहते, ऐसे वाला जो ग्रोथ होता है इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे कर्व गया एकदम ऊपर, तो इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिला। आज की डेट में अगर बात करिए जो फेवरेट, अगर आप लोग कुछ भी शॉपिंग करते हैं किसी भी वेबसाइट पर जाकर शॉपिंग आप लोगों ने कर ली तो उसी की रिकमेंडेशन आप लोगों को आने लगेगी, उसी के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग ये देखिए, अगर मैं आज के डेट में से यूट्यूब है तो यूट्यूब के अंदर डेटा होता है, मुझे सारा पता रहता है कि कितने जो बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कितने कौन कौन जो वीडियो कितना वीडियो को शेयर किया जा रहा है, कितने वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो सारा डेटा मेरे पास में रहता है, ठीक है। जैसे अब की बार अगर देखा जाए तो अब की बार जो है इस महीने में जो यानी कि जो अभी जो फरवरी वाला महीना गया है, अब की बार जो वीडियो है पहले के कंपेयर में लगभग
7,000 के करीब जो लोगों ने ज्यादा चीजों को शेयर किया है, यानी कि जो वीडियो ज्यादा लोगों ने शेयर की है। शेयर सबसे ज्यादा कहां पर की जाती है, ये शेयर जो वीडियो की जाती है उसका भी डेटा रहता है, कहां से व्यूज कितने आते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो वीडियो शेयर की जाती है जो एसएलवी फैमिली की है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम और फेसबुक पर सबसे ज्यादा शेयर की जाती है, ट्विटर पर काफी कम शेयर की जाती है। तो ये सारा डेटा जो है उसमें खुलकर सामने आ जाता है। तो ये डेटा का एनालिसिस होता है कितने यंग जो लोग देख रहे हैं, तो जो मेरी जो वीडियो देखते हैं उसका जो एज ग्रुप क्या है, लड़के कितने देख रहे हैं, लड़कियां कितनी देख रही हैं, किस किस कंट्री से लोग देख रहे हैं। तो ये सारा डेटा जो है यूट्यूब के एनालिटिक्स में मेरे पास रहता है। तो जब आप लोग कितना जो चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो सारा डेटा जब मैं देखता हूं बैठकर, पहले महीने का क्या था, अगले महीने का क्या आने वाला है। हालांकि मैंने कभी आप लोगों के साथ में बातें शेयर नहीं की है, पर लेकिन अब ये टॉपिक आ गया तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में थोड़ा शेयर कीजिए। तो सारी चीजें बेसिकली मेरे पास में अवेलेबल रहती हैं, किस किस एरिया से कौन कौन बच्चा क्या क्या कर रहा है, कितने लेवल पर क्या क्या कहां से, पूरा एक एनालिसिस रहता है पूरा उस चीज का। तो ये सारी जो चीजें हैं इस तरीके से अपडेट होते रहना, सारी चीजें चलते रहना। तो ये सारी चीजें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर भी काम करती है, काफी लार्ज स्केल पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि आज के डेट में जीपीएस आप लोग देखिए, ठीक है, आज के डेट में चलते चलते जहां पर भी आप लोग जा रहे हैं तो जीपीएस चल रहा है, तो आप लोगों को सारी चीजें बता दे रहा है कि हाँ यहां पर ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, आज की डेट में जब लाइव लोग आते हैं तो वहां पर पता रहता है कितने लोग लाइव देख रहे हैं। जैसे मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को बताया लगभग काफी दिनों बाद एक बार तो यहां पर लगभग 2000 के करीब लाइव आने लगे थे, पर काफी दिनों बाद लगभग 1000 के करीब लोग मॉर्निंग में लाइव आए, तो अच्छा लगा देखकर। तो वो जो चीजें देखने को मिलती है आप लोगों को, तो इतने बच्चे उठकर देख रहे हैं मॉर्निंग में वीडियो को जो 4 बजे, तो देखिए यहां से मोटिवेशन आता है निकल कर। तो ये सारी चीजें मशीन की बेस पे पॉसिबल हो पा रही है। मैं बैठ के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा पा रहा हूं, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं ये सारी चीजों में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाती है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखिए गूगल में जाकर अगर आप लोग कुछ सर्च करेंगे, एक सेंटेंस का एक शब्द अगर आप लोग लिखेंगे, दूसरा वो आप लोग को सजेस्ट कर देगा अच्छा ये लिखना चाह रहे हो क्या, तो आप लोग बोलेंगे हाँ। सेम ईमेल में देख सकते हैं या वेब सर्च में, जहां पर भी आप लोग देखिए सारे काम कौन करती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है। तो बोला यह जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम लोग जो भुखमरी या गरीबी या फिर कोई बीमारी को भी हम लोग मिटा सकते हैं। इस लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। पर लेकिन आप लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जितने उसके फायदे देखने को मिल रहे हैं, तो पर लेकिन हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। तो नुकसान के बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से, वो क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। पर लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं, ह्यूज फायदे हैं। क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच रही है। साइंटिफिक डिस्कवरी की जा रही है आज के डेट में। हम लोग चांद पर जाकर बैठकर अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इलोन मस्क बोल रहा है कि मंगल ग्रह पर जाकर दुनिया बसाऊंगा। तो ये पॉसिबल किसकी वजह से हो रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। इस आर्टिकल की सबसे प्यारी बात मुझे लगी, जो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं इस आर्टिकल से, इसने जगह जगह लिंक दे रखे हैं कई सारे। ठीक है, तो ये जो लिंक है ना, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ये अलग अलग आर्टिकल के लिंक है। इस इंसान ने ये जो पूरा एडिटोरियल लिखा है ना, इतने सारे आर्टिकल पढ़े गए इस इंसान के द्वारा जिसकी कुछ हद नहीं है। और ये आर्टिकल कुछ मैंने खोल के देखे अभी, बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल है। इनके लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। जिस किसी को लगता है इनमें से कुछ पढ़ने चाहिए तो टाइम निकालकर जरूर पढ़िएगा। उसमें से खासकर जो एक आर्टिकल है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इंपैक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। तो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया को सुधार देंगे हम लोग, गरीबी मिटा देंगे, भुखमरी मिटा देंगे, अच्छी हेल्थ करेंगे, वेलबींग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे, जेंडर इक्वलिटी लाएंगे, पानी साफ सफाई वाला देंगे। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनको इंप्रूव करने का काम करा जा रहा है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो पॉजिटिव जो बोला गया 79% यानी कि 71% के करीब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इन्वायरमेंट को, इकोनॉमी को या फिर सोसाइटी को इंप्रूव करने का काम करे काफी लार्ज स्केल पर अलग अलग एरिया में। पर लेकिन नेगेटिव भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो 17 के 17 जो गोल है यहां पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कहां पॉजिटिव है और कहां पर नेगेटिव है। तो उसके बारे में आर्टिकल के अंदर मैं बातें करूंगा। नेगेटिव भी यहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है, लगभग 35% के करीब नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब वो नेगेटिव क्या हो सकता है उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो बोला गया है, अगर बात करें जो क्रॉप की पैदावार के पॉइंट ऑफ से टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। अगर बात करें यहां पर बिजनेस की प्रोडक्टिविटी आप लोग बढ़ा सकते हैं आसानी से। ठीक है, आज की डेट में अगर देखिए एक टाइम पर ऐसा होता था कि कुछ चीजें कुछ लोगों तक ही अवेलेबल रहती थी, पर लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन चीजों का यूज करके बहुत सारी चीजें, इवन घर में अगर आप लोगों ने अचार बनाना स्टार्ट कर दिया ना, आप लोगों को लगता है आप लोगों की मम्मी जो है अचार सबसे शानदार बनाती है, वो अचार आप लोग अगर ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर दो या फिर अमेजन पर जाकर अपना स्टोर बना दो, फ्लिपकार्ट पर जाकर अपना स्टोर बना लो, वहां से बेचना स्टार्ट कर दो, तो घर पर बैठे बैठे आप लोग पूरी कंट्री को अचार खिला सकते हैं।
तो ये समझ सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है ये चीज अच्छी हो रही है तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों तक आप लोग की रेसिपी आप लोग का जो प्रोडक्ट पहुंच पाएगा। और इवन आप लोग अगर लगता है कि घर पर बैठे बैठे आप लोग औरों को भी जॉब दे सकते हैं, इस तरीके से समझिए। इसी के साथ में क्रेडिट की फैसिलिटी काफी अच्छे लेवल पर अवेलेबल हो पा रही है आज के में। दुनिया भर के एप्लीकेशन है यार, कहीं से जाकर आप लोग किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। कैंसर डिटेंशन के बारे में बात करें, फास्टर तौर पर देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। क्रॉप के बारे में ये वाला आर्टिकल लिखा गया है, जहां पर लिंक आप लोगों को दे रखा है, लिखा नहीं गया मतलब पढ़ा गया है। इनके द्वारा ये सजेस्ट किए गए कि आप लोग जाकर इनको पढ़ सकते हैं। आने वाले टाइम में 15 ट्रिलियन के करीब, और अगर बात करें यहां पर ट्रिलियन के करीब वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है वो देखने को मिलेगी 2030 तक का जो कंट्रीब्यूशन निकल कर आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड की जीडीपी का लगभग 14% होगी। यानी कि इसके टक्कर में कोई नहीं आने वाला है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सब घुटने टेक देंगे इसके सामने, इतना ह्यूज लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो गूगल है उसके द्वारा, ये आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िएगा, गूगल के द्वारा बोला गया लगभग 2600 के करीब यूज बोले गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फॉर गुड। यानी कि गूगल के द्वारा ये बोला गया अच्छे लेवल पर लगभग 2500 के करीब यूज कर सकते हैं, जो अच्छे यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ये आर्टिकल तो मैंने भी देखा, काफी प्यारा लगा, इसको जरूर देखेगा। जिसमें अच्छे गुण में अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि 134 के करीब यानी कि 79% जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो बात बोली गई है, जो यहां पर अगर टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग बात करें, ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर लेकर आती है कई लार्ज स्केल पर, जो कि आज तक आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। वो नहीं कहते कि जो आप लोगों ने कभी नहीं किया वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी मैंने उसी आर्टिकल से उठाया। यहां पर ये जो बात की जा रही है ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, अगर आप लोग देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसके आप लोग देखिए हमारी कंट्री भी दुनिया के साथ में चल रही है यहां पर। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा। ओके, तो हमारी कंट्री भी दुनिया के साथ में चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर, जहां पर 100 से ज्यादा प्रपोजल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी कंट्री पीछे नहीं है, तो अच्छे लेवल पर हम लोग भी आगे यहां पर बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो कई सारी एरिया में प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगी। 59 यानी कि 35% जो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट है उसमें से 35 पर ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। जैसे कि बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो अगर बात करें कैपेसिटी के बारे में, तो यहां पर पावर हंगर जो बेसिकली डेटा है सेंटर का, जिसको बिग कार्बन फुटप्रिंटिंग आप लोग बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आप लोग सोलर एनर्जी से यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आप लोग यूज कर रहे हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट यहां पर आप लोग को बढ़ता नजर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज किए जाएंगे तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो पोल्यूशन आप लोग को देखने को मिलेगा, ई पोल्यूशन जिसको आप लोग बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट आप लोग का जनरेट होता हुआ नजर आएगा, तो वो भी नेगेटिव चीजें आप लोग बोल सकते हैं। डिजिटल एक्सक्लूजन आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब क्या इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनी है आज के में, वो इंटेलिजेंस मशीन की हेल्प से यहां पर कई सारी टास्क परफॉर्म कर रही है। और आने वाले टाइम में जो लो इनकम जॉब होती है ना, लो इनकम वर्कर की जॉब होती है, जैसे सेल्फ हेल्प डेस्क वगैरह, या यहां पर कियोस्क वगैरह को रिप्लेस किया कर कैशियर का जो काम होता है बैंक के अंदर, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। फ्रूट पिकिंग जो रोबोट बनाए जा रहे हैं, यानी कि फल वगैरह ये बेसिकली इस तरीके से इकट्ठे करने वाले रिप्लेस कर सकते हैं यहां पर वर्कर को। इसी के साथ में कई सारे और, जैसे अकाउंटेंट हो गया, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, रोबोट बैठ जाएगा। अगर फाइनेंशियल ट्रेडर हो गया, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मिडिल मैन हो गया, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इवन मैं बोलूं तो आगे चलकर एक टीचर का भी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़े शानदार तरीके से कराया जा सकता है। अगर कहने का बात करूं तो अगर आप लोगों ने चिट्टी जो देखा होगा, उसमें ऐश्वर्या राय को बेसिकली पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो रोबोट मूवी में। ठीक है, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर लोग जो हैं, जिस लोगों ने अपनी स्किल को नहीं बढ़ाया, विदाउट क्लियर जो अगर पॉलिसी के बारे में बात करें तो री स्किल्ड अगर वर्कर को नहीं किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे करना है, इसको आगे कैसे लेकर चलना है, तो बहुत पीछे छूट जाएगी दुनिया और सब आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, नई अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, पर लेकिन नई अपॉर्चुनिटी नई इनइक्वालिटी भी लेकर आएगी। यहां पर जो अमीर होगा, जिसके पास में पैसा होगा, इन्वेस्टमेंट करने का काम होगा, वो काम कर पाएगा, वरना सब पीछे छूट जाएंगे। 4 ऐसी कंपनी के नाम लिए गए हैं जो कि इस फील्ड में धुरंधर बोलते हैं ना जिनको, ये धुरंधर है। वो अल्फाबेट, यानी कि जिसके पापा, गूगल के पापा बोल सकते हैं अल्फाबेट को, या पापा मम्मी जो भी बोलिए। फिर बोलोगे सर आप भी पैट्रियार्कल हो रहे हैं, मम्मी मतलब मम्मी है, चलो गूगल की, ठीक है, या पेरेंट बोल देते हैं। पेरेंट कंपनी बोला जाता है, इसीलिए वर्ड भी पेरेंट ही यूज किया था ताकि जेंडर बायसनेस न देखने को मिले। तो गूगल है वो पापा है किसके, फिर से पापा मतलब पेरेंट है यहां पर गूगल के अल्फाबेट। ठीक है, अमेजन जो है यहां पर वो देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसी के साथ में एप्पल और फेसबुक, ये आज की डेट में जो वर्थ है इनकी लगभग 5 ट्रिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मोर देन जीडीपी ऑफ जस्ट जो एनी कंट्री अर्थ पे अगर आप लोग देखिए तो इस लार्ज स्केल पर इनका आप आगे आने वाले टाइम में टारगेट देखने को मिलेगा, किस लेवल पर ये आगे बढ़ रही है। तो इसमें क्या क्या काम किए जा सकते हैं,
तो आज की डेट में आप लोगों को सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है देखने को क्या मिली? अमीरी और गरीब के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं, ये चीज आप लोगों को ये देखने को मिली कि आज की डेट में कोविड-19 से लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए और इन कंपनी के द्वारा 2 ट्रिलियन की वैल्यू ऐड की गई अपनी वर्थ के अंदर में। यानी कि लोग गरीब हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उस टाइम पर इन कंपनी को फायदा हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं अगर किसी कंट्री में, देश में लड़ाई हो रही है ना, तो लड़ाई उन देश में हो रही है, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई दुर्घटना घट गई तो हथियार खरीदेंगे रसिया से, यूएसए से, इन कंट्री को फायदा होगा क्योंकि इनके हथियार बेचे जा रहे हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि और लड़े। आप लोग लड़ रहे हैं तो पड़ोसी को तो फायदा होगा, जितना लड़ोगे उतना ही ज्यादा पड़ोसी को फायदा होगा। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी के चलते ये बिग कंपनी जो है इनको काफी ज्यादा ह्यूज फायदा देखने को मिलता है इन सब चीजों की वजह से। तो इसकी वजह से जो गैप बढ़ता हुआ नजर आएगा, कंट्री के बीच में भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री अमीर होती नजर आएगी और कंट्री के अंदर भी जो गरीब लोग हैं वो गरीब और जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यहां पर ये बिलियंस ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा पर लेकिन कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट भी करेगा। तो उसके बीच में बैलेंस कैसे बनाना है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज है इसका, ये फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाती है, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाती है, जो कि प्राइवेसी के इशू को भी निकलकर सामने आता है। आज की डेट में आप लोग समझ सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में क्या चैट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आप लोग की देखने को मिल रही है, सारी चीजें आप लोग की ट्रेस की जाती है। एक शब्द भी अगर आप लोग लिख लेते हैं ना ऑनलाइन जाकर, वो शब्द आप लोग का ट्रेस किया जाता है। मोबाइल पर आप लोग वीडियो कॉल करते हैं, वो सारा डेटा इकट्ठा रहता है इनके पास में। वो अलग बात है कि आप लोगों को पता नहीं रहता है, हर एक चीज आप लोगों की इकट्ठी रहती है लोगों के पास में, जो भी हरकतें आप लोग ऑनलाइन करते हैं। तो इसलिए हरकतें कोई भी करें सोच समझ कर करें। पता चला कल को पब्लिक में वो डेटा आ गया तो आप लोगों की प्राइवेसी आप लोगों के हाथ में है। तो यहां पर इस तरीके से कि बोला जा रहा है कि कोई छोटी सी बाइट भी अगर आप लोग यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो एल्गोरिथम यहां पर जो होती है वो इसको चेक करती है। एल्गोरिथम एक तरीका प्रोग्राम होता है जो कि आप लोगों के बिहेवियर को चेक करता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बिहेवियर चेक करेगा यहां पर और उसको नोटिस करेगा। आप लोगों ने आज के लिए मेरी वीडियो देखी, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो टोटल अगर फैमिली मेंबर एसएलवी पे जो 8 लाख से ज्यादा फैमिली मेंबर हैं, इसमें से आप लोगों को बहुत सारे लोग जो हैं, सारे जो व्यूज एसएलवी के ऊपर आते हैं वो लगभग यहां पर जो है 80% के करीब तो जो आते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। लगभग 20% के करीब ऐसे व्यूज भी आते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है चैनल। यानी कि ये भी डेटा वहां पर दिखाता है कि सब्सक्राइबर से कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, और नॉन सब्सक्राइबर कितने लोग नहीं मतलब वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वो कैसे वीडियो देखते हैं इसके बारे में बता दूं। आप लोगों ने एक वीडियो देख ली इस चैनल के ऊपर, वो वीडियो आप लोगों ने आधे से ज्यादा देखी। अगले दिन जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है तो वो आप लोग कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन में देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोग जैसे ही मोबाइल खोलेंगे तो ऊपर आप लोगों को दिखाई देगी। होता है ऐसा नहीं? हाँ या ना, यस या फिर नो, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है बेसिकली इनकी एल्गोरिथम की वजह से। तो यहां पर भी एक मशीन लर्निंग, जो डेटा एनालिसिस, ये सारी चीजें यूज की जाती है। तो आप लोगों का एडिक्शन कैसा है मोबाइल को लेकर, आप लोग कितने घंटे मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप लोग का एडिक्शन और बढ़ाया जा रहा है, ये सारा काम यहीं से निकल कर आता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका को ले लीजिए यार, यूएसए के इलेक्शन हुए थे 2016 में, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूज किया गया इस एल्गोरिथम का। जहां जहां पर जो लोग थे, जिस जो उनका इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट की चीजें वहां पर दिखाई गई। उनको लगा डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो दुनिया हमारी चेंज कर देगा, तो दबाकर वोट दी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल यूज किया गया। तो इस तरीके से खतरे के तरीके से भी इसको कई बार देखा जाता है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में कुछ चीजें हम लोग को इंश्योर करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन जैसे कि अनबायस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेवर में दूसरे को नहीं फेवर कर रहे हैं। ये इक्विटेबल होना चाहिए सबके लिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सिविल और इंक्लूसिव होना चाहिए एज पॉसिबल। क्या ये सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे? अगर हम लोग कर पाएंगे तो हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे लेवल पर आगे लेकर चलना चाहिए। पर लेकिन कुछ ना कुछ गार्ड तो लगाने पड़ेंगे। इंडिपेंडेंट आप लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज्यादा ह्यूज इनइक्वालिटी क्रिएट कर देंगे। कोई अमीर तो अमीर होता जाएगा, गरीब तो गरीब होता जाएगा, और ये ऐसा चेंज कर देंगे कि जो एक बार अमीर निकल गया ना आगे, भाई साहब गरीब की ना 1000 पुश्ते भी अगर आएंगी ना तो इस अमीर को नहीं पकड़ पाएंगी। ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। इसीलिए यूनेस्को जो है उसने भी यहां पर इसके बारे में बात की कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड आप लोगों को यहां पर ड्राफ्ट लेकर आना चाहिए, जो कि एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सामने निकाल कर लेकर आए, ताकि लोग उसको अडेप्ट कर सकें। एक नैतिकता होनी चाहिए इसके अंदर, ये नहीं कि बिल्कुल कहानी खत्म कर दे दूसरों की। नीति आयोग के द्वारा भी काम किया जा रहा है इसके ऊपर, इसका भी डॉक्यूमेंट आप लोग जाकर देखते हैं। देखिए आप लोग इसे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, अगर मान लीजिए मैंने लिंक प्रोवाइड नहीं कराया तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना, और पीडीएफ में जाकर आप लोग क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, आप लोग जैसे ऐसे कॉपी करना है इसको इस तरीके से। ठीक है, तो कॉपी करके फिर आप लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने यहां पर इसको कॉपी कर लिया, फिर आप लोग गूगल में जाना और जहां यूआरएल डालते हैं वहां पर जाकर आप लोग इसको डाल देना। तो जैसे उसको डालकर आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरीके से देखो, यहां से वो मैंने वहां से उठाया और यहां पर आप लोगों के सामने ये जो नीति आयोग का पूरा पेपर खुलकर आ गया पीडीएफ। तो इसको जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। समझ में आया क्या बोला? जो भी ये लिंक है उनको कॉपी कर आप लोग वहां पर जाकर डाल लीजिएगा पीडीएफ में से उठाकर, अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है कि जो बता दिया काफी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, किसी को लगता है थोड़ा सा और जानना चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है और मैं बैठ के पढ़ूंगा इन आर्टिकल को। ठीक है, आगे आप लोगों को डिस्कशन में भी देखने को मिलता रहेगा दोनों वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इनका कंटेंट
कंटेंट तो मैं पढ़ लूंगा अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो, ठीक है। कौन कौन से पढ़ने वाले हैं यस लिखना, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं नो लिखना, और बोल रहे हैं कि सर आप ही पढ़ लेना, हम क्या करेंगे पढ़ के। चलिए जो भी है, पर पेपर आप लोगों को ही देना है, ये नहीं पॉसिबल है कि मैं दे के आऊं आप लोगों का पेपर। तो डिजिटल फ्यूचर जो है वो एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक अगर आप लोगों को बनाना है तो मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी, एक साइड के ऊपर आप लोग टिक कर नहीं चल सकते। कैसा लगा आर्टिकल यार? मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा, पर आप लोगों को बताओ कैसा लगा, अच्छा लगा है, जो भी है बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर ये बात करें गैप को ब्रीज करने के लिए। देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, कई सारी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, जैसे 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, संस्कृत, इग्नू, आईआईटी, आईएम, आईआईएस, सीआर, ईआईएससी बेंगलोर, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। टीचर की वैकेंसी भी ह्यूज लेवल पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो है मैं आप लोगों को बता दूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आज के डेट में आप लोग देखिए आईएएस आईपीएस बनते हैं, उनको ह्यूज फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके चलते लोग जो है उनकी तरफ को भागते हैं, यार ये जॉब चाहिए, हर एक का सपना होता है। बहुत कम लोग आप लोगों को सोसाइटी में ऐसे देखने को मिलेंगे जो जैसे कि जो अगर टीचर हो उसका सपना होता है कि मुझे टीचर बनना है, बहुत कम देखने को मिलेगा। आप लोग ही खुद ही कर दीजिए कमेंट, आप लोगों में से देख लीजिएगा आप लोग कितने लोग ऐसे टीचर बनना चाहते हैं, बताइए जरा। तो ये क्या है बेसिकली, इसका लिक्विडेटिव चीज नहीं देखने को मिलती है। टीचर कैसा दिखता है पुराने टाइम में, जैसे नहीं पुराने टाइम में इस तरीके से, जैसे कि सर गंजा है, चोटी लिए बैठे हैं, सामने 2-3 जो बच्चे बैठे हुए हैं चटाई पर बैठकर, तो वो वाली इमेज आती है, गरीब वाली इमेज आती है टीचर को जब भी बोलते हैं। अगर टीचर कोई मर्सिडीज में घूम रहा है, टीचर कोई अच्छे खासे पैसा, अच्छा खासा मकान बना लिया टीचर ने, तो उस टीचर को लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस तरीके का माहौल मिला हुआ है कि टीचर अमीर हो ही नहीं सकता, टीचर को गरीब तरीके से देखा जाता है। इसी का बहुत बड़ा रीजन एक बताया गया कि हमारी कंट्री में जो है लोग टीचिंग में आने चाहिए, क्योंकि टीचिंग में लुक्रेटिव चीजें है ही नहीं है। टीचिंग में अगर देखेंगे, अगर आप लोग देखिए जो भी एक ढंग की पर्सनैलिटी है, जिसने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, वो यूएसए में जाएगा और टीचिंग की जॉब करेगा। इवन रघुराम राजन साहब का नाम ले लीजिए आप लोग, जैसे मनमोहन सिंह साहब का ले लीजिए, पी चिदम्बरम साहब का ले लीजिए, ये सारे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक टाइम पर ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जैसे मनमोहन साहब, ठीक है, तो ये टीचिंग किया करते थे, ठीक है, ये यानी कि एक टीचर हैं। अगर आज के में एपीजे अब्दुल कलाम सर प्रेसिडेंट से रिटायर होने के बाद में क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। तो ये जो सब चीजें मैंने एनालिसिस करी ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे देखने को मिली। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मुझे टीचिंग में बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि यहां से ये आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो लोग इतनी ज्यादा अच्छे लेवल पर पहुंचकर टीचिंग कर रहे हैं उसके बाद में आकर, तो मुझे तो ये लगता है कि मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे इतनी जल्दी ये टीचिंग वाला फंडा ये मेरे हाथ लग गया। तो ये काफी अच्छा लगता है इस तरीके से। तो बेसिकली क्या है, लोगों को इसके प्रति जो है वैसे ऐसा होना चाहिए कि जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस है, इसी तरीके से इंडियन टीचिंग सर्विसेज होनी चाहिए, जिसमें इस लेवल पर टीचर को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए जैसे कि उस लेवल पर प्रोवाइड कराई जाती है। और कई सारी डेवलप कंट्री है, जैसे जापान में बहुत लार्ज स्केल पर टीचर को इस लेवल पर रखा जाता है, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, इसलिए जापान के अंदर आप लोगों को क्रेज देखने को मिलेगा इन चीजों का। तो यही रीजन है जो यहाँ पर अगर आज के में आप लोग देखते हैं, कुछ तो रिजर्वेशन के चलते यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट ही नहीं मिल पाते इनको उस लेवल के कि उनको जॉब दी जा सके, जिस तरीके का इन्होंने लेवल रख रखा है उसको अटेन करने का। यानी कि एक तरीके से उस लेवल का टीचर चाहिए अगर आईटी में पढ़ाना है, आईएम में पढ़ाना है, तो इसलिए 62% की करीब वैकेंसी खाली पड़ी हुई है आईएम के अंदर, और 90% की ओबीसी के अंदर बोला गया, ये आईएएससी के अंदर यहां पर खाली पड़ी हुई है। होता क्या है, देखिए अगर मान लीजिए इस कम्युनिटी से कोई टीचर निकल कर आया, या तो उसका लेवल नहीं इतना हो पा रहा है कि जितना इनको चाहिए, दूसरी बात यह अगर किसी का लेवल इतना हो गया तो वो क्या काम करेगा, वो बोलेगा यार क्या करना है, आईएम में या आईएससी में जाकर सीधा फॉरेन चलते हैं ना, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, दबाकर पैसा कमाएंगे, क्योंकि फॉरेन में तो बहुत ह्यूज पैसा दिया जाता है टीचर को। टीचर जितना मुझे लगता नहीं है शायद किसी को और दिया भी जाता हो अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप लोग जाकर देखेंगे। तो इसलिए यहां पर मैक्सिमम क्या करते हैं, लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू पढ़े हैं मैंने, अगर किसी से पूछो, बहुत सारे तो आईएएस भी हैं, वो बोलते हैं कि रिटायर होकर कहीं ना कहीं बाहर भी जाने की कोशिश करते हैं कि मैं तो वहां जाकर टीचिंग कर लूंगा। तो टीचिंग बाहर इतना ज्यादा उसको एक तरीके से सपोर्ट किया जाता है, पर हमारी कंट्री में चीजें नहीं देखने को मिलती। इसलिए ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर भी वैकेंसी खाली पड़ी है, जो कि नॉर्मल जो अगर कहीं जाएंगे उससे तो ज्यादा अच्छे पैसे यहां पर मिल जाते हैं, पर फिर भी यहां पर भी इनको लगता है कि उतना अप टू द मार्क चीजें नहीं है। ठीक है, एवरेज अगर देखिएगा तो 38 से लेके 52% सारी सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है, इग्नू वगैरह, संस्कृत और ये सारी आईटी और आईएएस है, तो इनमें खाली पड़ी हुई है पोस्ट टीचर की। तो इसके चलते एक तो सबसे बड़ी बात चीज देखने को मिलेगी कि निष्पक्षता की बात की जाती है, ठीक है, और दूसरा यहां पर रिक्रूटमेंट आउटकम के बारे में बात की जाती है। अभी ये बोला गया कि जो आज के डेट में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है उसको हटा दिया जाता है 1 साल के बाद में। रीजन क्या रहता है, रीजन ये रहता है कि बाद में चलकर ये लगता है कि इस लेवल पर बंदा नहीं मिलेगा, तो 1 साल बाद यहां पर वो रिजर्वेशन हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके चलते सुटेबल कैंडिडेट न मिले तो फिर उसको दूसरी के पोस्ट से भर दिया जाता है, जो कि जनरल की कैटेगरी में आता है। तो सेंट्रल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर कैडर ये 2019 है, तो उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू अगर बात करें। ठीक है, फिर वही बात की जा रही है यहां पर। देखिए आज की डेट में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो ज्यादा पैसा देती है, तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, यार गवर्नमेंट में पढ़ाने से अच्छा है तो प्राइवेट में जाकर पढ़ा लो, वहां पर दुनिया भर का पैसा मिलता है, तो इसीलिए वहां पर अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, तो आसानी से
जो उनको करना है टीचिंग वाला काम भी हो जाता है और उनकी जो जिंदगी की जो पूर्ति है आवश्यकता होगी पूर्ति भी हो जाती है। तो इसके चलते मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा लोग जो है वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट कर रहे हैं, ये इस तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी छोड़कर, ठीक है, जो डिप्राइव करते हैं पब्लिक और स्कूलिंग कॉलेज के, और इसी के साथ में जो एलिट इंस्टीट्यूशन है जैसे IIM, वहां पर भी आप लोगों को ये कमी और खामियां नजर आएंगी। ये फेलियर बोल सकते हैं सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कि वो अच्छी फैकल्टी रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं ऑल रिजर्व पोजीशन के अंदर में, ठीक है, तो क्योंकि उनको एनफ क्वालिफाइड कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बाकी अगर बात करें जो मेजर की अगर बात की जाए इस तरीके से आप लोग देखें तो देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि इंश्योर करना है यहाँ पर कि एस्पायरिंग जो फैकल्टी होनी चाहिए, एस्पायर होने चाहिए, एक तरीके से अंदर से इंस्पिरेशन उनकी आनी चाहिए कि हाँ हम लोग को ये काम कर रहे हैं, ठीक है, एक रिसर्च टैलेंट कर एक पूल, जैसे आप लोग बोल सकते हैं टीचर के लिए ही आप लोग अलग से पूरा ही करवाइए ना उस लेवल पर, आप लोग वहां पर कोई ऐसी बारी ना लेके बस टैलेंट रखिए कि टैलेंटेड कोई टीचर है तो वो आइए, ठीक है, उसको लेकर आप लोग आइए, क्योंकि टीचिंग के फील्ड में अगर एक अच्छा टैलेंट आएगा तो वो अच्छे टैलेंट को जनरेट कर पाएगा, यानी कि दूसरों को भी एक अच्छी एजुकेशन दे पाएगा। तो मैनेजमेंट साइंस और अदर डिसिप्लिन में जिस तरीके से मेरिट बेस्ड चीजें चलती हैं तो यहां पर भी आप लोग वो चीजें इंप्लीमेंट कीजिए, अलग से पूरा एक ऐसा कीजिए। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक अलग ऐसी यूनिवर्सिटी बनाइए जो कि टीचर ही वहां पर रिक्रूट करेंगे और वहां पर हर एक लेवल के टीचर तैयार किए जाए और फिर वहां से आप लोग टीचर भेजिए। तो इसके अंदर रिजर्वेशन रख दीजिए कि यहां पर जाने के लिए रिजर्वेशन लगेगा, पर लेकिन यहां से अगर कहीं और जाकर जॉब करनी है वहां पर रिजर्वेशन से दिल्ली के अंदर इनके अंदर जो आईटीज वगैरह इनके अंदर नहीं लगाए तो वहां पर मत लगाइए, पर इसमें एडमिशन के लिए लगा लीजिए आप लोग, फिर जो कैपेबल है यहां पर उसमें एंट्री करने के बाद में बाहर निकलने के लिए ढंग से सही तरीके से तो उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, तो देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और कैसे रिजल्ट आता है, ठीक है, तो वो आगे देखने को मिलेगा। प्यारा आर्टिकल है, बात की जा रही है सीबीआई के बारे में। हमारी कंट्री में जो सीबीआई है आप लोगों ने देखा होगा गलत मुद्दों पर ज्यादातर न्यूज में रहती है, यही इसके डायरेक्टर भी बोल रहे हैं। तो जो डायरेक्टर हैं RK राघवन साहब, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, बड़े ही प्यारे आर्टिकल लिखते हैं ये भी, इनके द्वारा सीबीआई के बारे में लिखा गया। तो सीबीआई के बारे में उन्हें कहते हैं कि अंदर तक की सारी चीजें जानते हैं इंसान, तो उसी के चलते यहां पर सीबीआई के बारे में बात करते हैं। सीबीआई को आप लोग बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये किस डिपार्टमेंट के अंदर में आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में ये आती है। सीबीआई जो है खुद का वो नहीं कहते कि खुद का कोई इसका वो नहीं है कि किस इसका रूल और रेगुलेशन किसके बेस पर चलाए जाते हैं। तो दिल्ली का जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके यहां से अपनी पावर लेता है और उसके हिसाब से यहां पर ये अपने काम करता है। अभी फिलहाल प्रवीण सिन्हा जो है वो इंटरिम डायरेक्टर बना रखे हैं, यानी कि अभी भी कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं है इसके पास में, सीबीआई के पास में भी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में ये चीजें आप लोग को देखने को मिल रही है। अब सीबीआई के बारे में आप लोगों से बातें करते हैं कि ये यहां पर राइटर क्या बोल रहे हैं। राइटर ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी आप लोगों को इसको देखने को मिलेंगे और कई सारी शॉर्ट कमिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इसके अंदर टैलेंटेड डेडिकेटेड आप लोगों को कई सारे लोग देखने को मिलेंगे अच्छी खासी साउंड नॉलेज के साथ में, जिनको कई सारी अच्छे खासे लेवल पर सारी नॉलेज है। लॉ के बारे में बात करें जिनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, इंटीग्रिटी के बारे में सारी चीजें देखने को मिलेगी। पर लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ब्लैक शीप भी देखने को मिलेगी, यानी कि आप लोग जानते हैं ब्लैक शीप, जाकर सर्च कीजिएगा वही है घपलेबाजी वाले लोग बेसिकली, ठीक है, वो भी देखने को मिलेंगे। और कई बार तो केस डिले करने के लिए बड़ी फेमस है, लंबे समय तक केस चलते रहते हैं, सीबीआई के सॉल्यूशन ही नहीं होते हैं। तो इन्होंने बोला कि मिक्स बैग आप लोगों को देखने को मिलेगा जब सीबीआई की परफॉर्मेंस देखोगे। कई सारी तो ऐसी चीजें हैं कि देखकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे, यार क्या शानदार काम कर दिया सीबीआई, इसीलिए सब बोलते हैं सीबीआई को कह दे दो। पर लेकिन कई बार जब सीबीआई के ऊपर ही जब केस ही उनके ऊपर लग जाता है कि जो यहां पर जो सीबीआई के ऊपर पापा बैठे हैं जो, तो फिर दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या क्या बातें बोली जा रही हैं, तो यहां पर नीरव मोदी वाला केस अभी सामने को देखने को मिला और माल्या वाला केस यहां पर समझाया गया है। नीरव मोदी भाई साहब लंदन भागे पंजाब नेशनल बैंक का पैसा निकालकर, तो उसके चलते यहां पर सीबीआई को फ्री हैंड दे दिया गया कि इसकी गर्दन पकड़कर घसीट कर लेकर आओ इसको और इंडिया के अंदर डालो इसको। तो सीबीआई ने पूरा जोर लगाया शानदार तरीके से। तो सीबीआई के ऊपर प्रेशर भी आया क्योंकि एक पावरफुल इंसान था, दुनिया भर का पैसा था, पर लेकिन वो सारे प्रेशर सीबीआई वहन कर गया। इवन लंदन का जो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट है उसके अंदर भी काफी अच्छे से यहां पर चीजें जो एक तरीके से फैक्ट सामने रखे और वाटर टाइट केस बना दिया, जिसके चलते अब इसकी जो एंट्री होने वाली है वो ऑर्थर जेल, यहां पर ये इसका वेट कर रही है, ये ऑर्थर रोड जेल जो है यहां पर, तो यहां पर इसको अलाके जेल में फेंका जाएगा मुंबई के अंदर, ठीक है। जो क्राउन यहां पर प्रोसिक्यूशन जो सर्विस है यूके के अंदर, उसने भी अच्छा रोल प्ले किया गया सीबीआई के साथ मिलकर। तो कई सारी बातें देखने को मिली, टफ टास्क था लेकिन इनके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। कई सारे फेलियर भी हैं, जैसे बात की जा रही है यहां पर, यह ओतोविया कोतोची, ठीक है, ये बफोर्स का केस था। ये भाई साहब भी कुछ ऐसे ही केस में फंसे थे जैसे नीरव मोदी है, पर लेकिन ये बच गया हाथ से। ये बंदा जो था, क्योंकि उस टाइम पर जो गवर्नमेंट थी या फिर जो चीजें थी वो यहां पर एक तरीके से वो इतना हाई प्रोफाइल केस बन गया था कि ये इन्फ्लुएंस इस तरीके से इसके कंट्रोल में आ ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये भाई साहब चले गए, हालांकि अब तो इनकी डेथ हो गई है, पर लेकिन ये नॉर्मल डेथ हुई इनकी, कोई जेल वेल में नहीं मारा गया, इनको पकड़कर फेंका गया। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग पीपल जब आ जाते हैं, पॉलिटिशियन आ जाते हैं,
पॉलिटिकल फैमिली के साथ में जब कनेक्शन बन जाते हैं तो फिर आप लोगों की जान बच सकती है। नीरव मोदी को स्टेब्लिश करने में सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक है। आगे अगर बात करें यहां पर देखिए, अगर बात करें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कभी ट्रायल ही नहीं चली है, ठीक है, जैसे कि इनके बारे में आप लोग बात करिए, इनके ऊपर ट्रायल ही नहीं चली है, ठीक है। तो इस तरीके से पर आप लोग बात करिए विजय माल्या, तो सीबीआई ने इसमें भी काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, जो बैंक का पैसा लेकर भागा था। तो ये दो इंसान ऐसे जिनको इंडिया के अंदर अभी लाने की जो पूरी जड़तोड़ कोशिश की जा रही है, काम पूरा जोर लगाया जा रहा है। तो इसके चलते अभी केस जो इनके ऊपर अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि यहां पर सीबीआई अच्छी खासी सक्सेसफुल देखने को मिली, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताई गई बातें। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है हेल्थ के इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए हेल्थ के बारे में आप लोग समझते हैं कि हेल्थ के ऊपर अगर आज के दिन में आप लोग बात करिए, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। हेल्थ इज वेल्थ का नाम सुना है ना आप लोगों ने, प्रोस्पेरिटी बढ़ाती है। इंसान अगर हष्टपुष्ट है तो सही तरीके से चीज आगे बढ़ेगी। और मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था इसके बारे में। अभी अगर बात करें हेल्थ के मामले में तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है, यानी कि इंसान को आप लोग अच्छे से वैक्सीनेशन करो, और वैक्सीनेशन अगर आप लोग अच्छे से कर पा रहे हो तो शानदार तरीके से वो इंसान जो है वो अच्छे से अगर कल को चलकर अगर बीमार नहीं होगा तो अच्छे से काम करेगा, और अच्छे से अगर काम करता है तो बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री में जो पोलियो की बीमारी थी वो इसी तरीके से तो घटाएगी, पोलियो की बीमारी इसी तरीके से तो हटाएगी। तो हमारी कंट्री में लगभग 1995 से लेकर चीजें चली गई पोलियो को हटाने के लिए, और 2014 तक हम लोगों ने बेसिकली 2011 तक पोलियो कंप्लीट कर लिया, 2014 में हम लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो इसी तरीके से बोला गया एक रोबस्ट पब्लिक जो सिस्टम आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, ताकि हेल्थ केयर अल्लाह काम ना करे, सब कुछ आप लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा कि डिजीज को प्रिवेंट भी करना है और कंट्रोल भी करना है। जिसको होनी नहीं है उसको रोकना है ताकि लोगों को ना हो जाए, और जिसको हो गई उसको कंट्रोल करना है। तो ये इस तरीके से काम करना पड़ेगा अगर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बेसिकली बात कर रहा है यूएसए के रिलेशन के बारे में। तो इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में अगर बात की जाए तो कई सारे एरिया में मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं। अगर ढंग से काम करेंगे तो जीडीपी, इंप्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। सीएजीआर के बारे में यहां पर बात की जा रही है। सीएजीआर आप लोग देखिए एक बार, इसको बोलते हैं यहां पर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि स्मूथ रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात करता है कि आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न कैसा आ रहा है। तो सीएजीआर जो है तो वी फाइनल यानी कि बिगिनिंग वैल्यू क्या है, और यहां पर बेसिकली वो फाइनल वैल्यू क्या है जो आप लोग रिटर्न आ रहा है, बिगिनिंग क्या है यहां पर, और इसको 1/t, टी मतलब टाइम ईयर में, और -1 कर दिया। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके बेस पर सीजीआर निकाला जाता है। तो इंडिया और यूएसए के बीच में बेसिकली 500 बिलियन का अगर आप लोग व्यापार करना चाहते हैं तो टारगेट रखा गया कि आने वाले टाइम में इसको अगर हम लोग 500 बिलियन इसको अचीव कर पाते हैं 2036 तक का, तो सीजीआर जो है 11.9 हो जाएगा जो कि 7.7 है। किस किस एरिया में मिलकर काम कर सकते हैं, तो ये टोटल 8 पॉइंट बता रखे हैं। अगर इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में लिखने को आए तो इनको यूज कर लीजिएगा। पेंडेमिक के मिलकर काम कर सकते हैं, किस तरीके से पेंडेमिक को खत्म करना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आप लोग एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं। लेबर फोर्सेस के बारे में काम कर सकते हैं, हमारी कंट्री में सस्ती लेबर फोर्स मिलती है। डिफेंस इंडस्ट्री तो आप लोग देख लीजिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग की काम कर सकते हैं। इंगेजमेंट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में बात की जा सकती है। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर मिलकर काम कर सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलकर बहुत शानदार तरीके से काम किया जा सकता है। एजुकेशन, इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं। तो ये वो एरिया है जहां पर आप लोग मिलकर अच्छे से एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, हाँ या ना, जो भी आप लोग बताइए कि ये एरिया लिखने के लिए आता है तो आप लोगों के लिए पॉइंट अच्छे हैं, इनको एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, यहां पर ये क्वेश्चन नहीं मैंने बनाया, यह क्रांच बेसिकली जो बेसिकली यहां पर रायगढ़ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये एक पर्टिकुलर अर्बन आइलैंड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग इसकी देखते हैं, या फिर आप लोग इसमें यहां पर देख लीजिए, ये है यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और पीडीएफ में सारे लिंक रहेंगे, या फिर कुछ लिंक में वीडियो टेलीग्राम पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना या फिर देख लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फीडबैक देकर जरूर जाना, और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, पिछले जो महीने का टारगेट तोड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। और इसी के साथ में जो भी आप लोगों को लगे फीडबैक दीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आप लोगों को लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव लग रहा है तो नेगेटिव लिखो, अगर डिसलाइक करना है तो डिसलाइक करो, पर फीडबैक जरूर दो, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, और मॉर्निंग में जरूर उठा करो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।